हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के प्रिपरेशन के क्रम में हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ा था, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में बात की थी। साथ ही हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर के जो 5 विभिन्न लेवल हैं उसके बारे में हमने बात की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें सिर्फ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को पढ़ना है। जब हम लोग ट्रोपोस्फेयर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ट्रोपोस्फेयर वैसा स्फेयर होता है जहां हम रहते हैं, यानी कि जिस स्फेयर में डस्ट, मिस्ट, क्लाउड्स ये सब होते हैं उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। साथ ही स्ट्रेटोस्फेयर के मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर वैसा लेयर है जहाँ पे ओजोन लेयर रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर पॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है, एक गैसेस पॉल्यूटेंट और दूसरा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। गैसेस पॉल्यूटेंट में हमने ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पढ़े थे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़े थे, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पढ़े थे, और साथ ही मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स भी बताए थे कि कैसे हाइड्रोकार्बन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बताया था आपको, जिसमें मैंने कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीजन में घुल जाता है और साथ ही हमारे ब्लड को क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे मौत तक हो जाती है इंसानों की, है ना, लिविंग थिंग्स की मौत तक हो जाती है। ये कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एज अ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। और आप लोग जानते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि मैंने आपके सामने एनसीईआरटी ही ओपन कर रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी को ही इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और इसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, अबाउट 75% ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। आप सबको पता है कि 75% सोलर एनर्जी जो है वो अर्थ क्या कर लेती है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है, विच इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर, जो अर्थ की टेम्परेचर को बढ़ा देता है। द रेस्ट ऑफ द हीट रेडिएट बैक टू द एटमॉस्फेयर, बाकी जो 25% हीट बच गया वो एटमॉस्फेयर में बैक कर दिया जाता है। सम ऑफ हीट इज ट्रैप्ड बाय गैसेज, कुछ हीट, ये जो 25% की कुछ हीट बचे हैं वो गैसेज के द्वारा ट्रैप कर लिए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको सीएफसी बोलते हैं, और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये ट्रैप कर लिए जाते हैं। अतः ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हीट में ऐड हो जाता है। यही हीट जो है ना, एक्स्ट्रा हीट, यही आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ठंडे प्लेसेस पे जो फ्लावर हैं, वेजिटेबल हैं एंड फ्रूट्स हैं, वो इन ग्लास कवर्ड एरियाज कॉल्ड ग्रीन हाउस, यानी कि वी ऑल नो दैट इन कोल्ड प्लेसेस, ठंडे जगह पे फ्लावर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो बढ़ते हैं वो ग्लास कवर्ड एरियाज में बढ़ते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस बोला जाता है। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंस जो है वो भी ग्रीन हाउस में ही रहते हैं, इज ऑल्सो लिव इन ए ग्रीन हाउस। कैसे? ऑफकोर्स वी आर नॉट सराउंडेड बाई ग्लास, हम लोग ग्लास से सराउंडेड नहीं है, बल्कि एक ब्लैंकेट है एयर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और इसी एटमॉस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर में बांटा गया है ना, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को अभी देख लीजिए, तभी आगे की आपकी ये क्लास आपको समझ में आएगी। Which has kept the temperature on Earth constant for centuries, but it is now undergoing change, though slowly. Just as the glass in a greenhouse holds the sun warmth inside, atmosphere trap the sun heat near the Earth's surface and keep it warm. This is called a natural greenhouse effect. It maintains the temperature and makes the Earth perfect for life. इसमें कुछ ऐसा नहीं है बताने वाला जो मैं आपको बताऊँ, बस वही है कि हम लोग भी जो ह्यूमन बींग्स है ऑल्सो एक ग्रीन हाउस लेयर में रहते हैं, और यही ग्रीन हाउस जो है वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उसको बोलते हैं। सोलर रेडिएशन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड हीट अप द सॉइल एंड द प्लांट्स, ठीक है भाई। वार्म सॉइल एंड प्लांट्स इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन,
मतलब कि आपको ग्रीन हाउस गैस समझ में आया कि ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं। यानी कि जब ग्लास जो है इन ए ग्रीन हाउस होल्ड्स द सन वार्मथ इनसाइड, एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन हीट नियर द अर्थ सरफेस। सन का जो हीट है ना उसको एटमॉस्फेयर क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है अर्थ के सरफेस के पास, और उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। यही आपको नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, बिकॉज इट मेंटेन्स द टेम्परेचर एंड मेक्स द अर्थ परफेक्ट फॉर लाइफ। और यही ग्रीन हाउस गैस जो है आपके अर्थ के टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो है वो सोलर रेडिएशन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड हीट अप द सॉइल एंड द प्लांट्स। ठीक है, द वार्म सॉइल एंड प्लांट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। बस इसमें और ज़्यादा बातें नहीं है, तो हम लोग इस पर टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कार्बन जो है हमारे इन्वायरमेंट में कितना है, 0.03% है ना। द नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस में गेट डिस्टर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ जो आप सबको शायद पता नहीं होगा। ये जो ग्रीन हाउस गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देख रहे हैं ना कि सन की हीट को ये क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, जिससे अर्थ क्या रहती है, गर्म रहती है। बट यही जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सीएफसी की वजह से एसिड रेन हो रहा है, इन सब के कारण हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वार्म हो गया है। इसी के वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। यानी कि इस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ये ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अगर कोई बोल देगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या हमारे लिए निगेटिव चीज़ है, तो नहीं, ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। ये अर्थ के हीट को क्या करता है, बैलेंस करता है। बट इसी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अदर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, नॉट NO। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये आपको नाइट्रिक ऑक्साइड है। और NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये आपका N2O, N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। समझ में आई बात आपको, बस ये क्लियर होना चाहिए। तो आपको पूछ देगा कि ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या है। ग्रीन, मैं यहाँ पे मैं इरेज कर लेती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख लो आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ग्रीन हाउस गैस के क्या क्या कंपोनेंट हैं। ग्रीन हाउस गैस के कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो आपका क्या क्या है देख लीजिए, दिया हुआ है आपके इसमें NCERT में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। उसके बाद से मीथेन, मीथेन पूछ देगा एग्जाम में, ये इसको नॉर्मली मत लीजिए, ये पूछ देगा आपको। वाटर वेपर, और उसके बाद से N2O, N2O को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन। ओजोन, अरे भाई ओजोन हमारे लिए अच्छा है। ओजोन जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस आप जितनी देख रहे हैं ना, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं, ये आपके लिए निगेटिव नहीं है। बस इसी में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, दैट्स वाई हमारे लिए ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट अब बन चुका है। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन कौन है। आपको CO2 दे देगा, मीथेन दे देगा, वाटर वेपर दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नहीं ना है। ये आपका क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड आपने क्या पढ़ा था, ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है। और ये क्या है, एयर पॉल्यूटेंट, क्या है, एयर पॉल्यूटेंट। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब मीथेन कैसे प्रोड्यूस होता है ये बता रहा है कि मीथेन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली व्हेन वेजिटेशन इज बर्न्ड। जब वेजिटेबल्स जलते हैं तो मीथेन गैस निकलता है। डाइजेस्टेड और रोटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अमाउंट्स ऑफ मीथेन आर रिलीज इन पैडी फील्ड। सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होता है, पैडी फील्ड, जो धान की खेती है वहाँ से, कोयला के माइन से, कोयले की खान से, रॉटिंग गार्बेज से, डंप से, एंड फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। CFC गैस जो है ना, इसके बारे में आपको एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछेगा और कई बार नाम भी पूछ देता है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो CFC गैस है ये मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल है, ठीक है। ये जो CFC गैस है ना, ये कोई नेचुरल गैस नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा उत्पन्न किया गया है। कैसे, एयर कंडीशन में इसका यूज होता है। CFC आर ऑल्सो डैमेजिंग द
ओजोन लेयर, ओजोन हमारे लिए बहुत अच्छा है। ओजोन जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये सन के अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, सोखता है ना। लेकिन इसी में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से छेद हो गया है, होल हो गया है, इसी को ब्लैक होल बोलते हैं, ब्लैक होल ऑफ ओजोन लेयर। और इसीलिए ओजोन जो है अब डिस्टर्ब हो चुका है। तो ओजोन जो है हमारे लिए ग्रीन हाउस गैस है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये CFC क्या कर रहा है? ओजोन लेयर को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2O अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। ये जो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ये नेचुरल में एनवायरनमेंट में नेचुरली पाया जाता है। मतलब वर्तमान समय में देयर क्वांटिटीज हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। लेकिन अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसीलिए नाइट्रस ऑक्साइड की क्वांटिटी भी जो है वो बढ़ रही है। फर्टिलाइजर्स एंड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसी की वजह से केमिकल इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर का यूज़ हो रहा है और फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, इसीलिए नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। इफ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर यही चलता रहा, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज टू ए लेवल विच में लेड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड फ्लोटिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज ऑल ओवर द अर्थ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी पोलर आइस कैप्स हैं वो सारे के सारे मेल्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे और बाहर से पूरा का पूरा अर्थ भर जाएगा। अगर बर्फ़ पिघलेगा तो पानी ही पानी रहेगी ना चारों तरफ, इसीलिए कहा जाता है कि धरती का अर्थ जो है वो पानी, अंत जो है वो पानी की वजह से ही होगा, ठीक है ना। तो यही कारण है कि पोलर आइस कैप्स जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गल रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस etc। अब अगर ये जो टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी बीमारियां भी इंसानों में देखने को ईजिली मिलेंगी, ठीक है। अब ये थिंक इट ओवर है, ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें भी ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई होंगी। NCERT में जो भी बॉक्स बना के दिया गया है ना, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। थिंक इट ओवर। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक एसिड रेन से। एसिड रेन से आपको खूब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, केमिस्ट्री का पेपर अगर आएगा तो एसिड रेन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, एसिड रेन को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एसिड रेन का कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो एसिड रेन का कंपोनेंट्स है H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और प्लस HNO3, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। इसी दोनों का मिक्सचर आपका क्या कहलाता है? आपका एसिड रेन कहलाता है। आई बात समझ में? अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि NCERT में क्या लिखा हुआ है। We are aware that normally rainwater has a pH of 5.6 due to the presence of H+ ion formed by the reaction of rainwater। देखिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? आपका इम्पोर्टेंट यही टर्म है कि रेन वाटर का pH कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा कितना होता है। 5.6 क्या होता है? रेन वाटर का pH होता है। और क्यों होता है? तो H+ आयन की वजह से। किसकी वजह से? H+ आयन की वजह से। तो इसमें ज़्यादा बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिड रेन में बस आप इतना समझिए। अब मैं इसमें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि एसिड रेन में किसका किसका कंपोनेंट होता है। तो एक तो होता है H2SO4 का, H2SO4 और प्लस HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। और जब इसी की मात्रा बढ़ जाती है तो 5.6 से यानी 5.6 pH से इसकी वैल्यू जो है वो कम होने लगती है। और जब 5.6 किसी भी रेन वाटर की pH अगर 5.6 से कम हो तो वो आपका क्या कहलाता है? एसिड रेन कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको रेन वाटर समझ में आ गया। और रेन वाटर में जो एसिड रेन बन जाता है, कैसे बनता है? H+ आयन की वजह से। ये जो H+ आयन है वो रेन वाटर से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना लेता है? आपका H2SO3 और नाइट्रिक एसिड, और यही आपका एसिड रेन कहलाता है। और जब इसी एसिड रेन का pH 5.6 से कम हो जाए तो वो आपका एसिड रेन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि एसिड रेन जो है ये बाय प्रोडक्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा। उनकी एक्टिविटी जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उसके बाद से जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उसमें सल्फर एंड नाइट्रोजीनियस मैटर होता है, जिसमें कोयला एंड ऑयल पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है, पेट्रोल एंड डीजल मोटर इंजन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। यही SO2 और NO2 जो है वो बाद में H2SO4 और HNO3 में बदल जाता है, जो एसिड रेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमोनियम सॉल्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड एंड कैन बी सीन एज एन एटमॉस्फेरिक हेज। आपको पूछ देगा एग्जाम में कि एटमॉस्फेरिक हेज क्या होता है, तो ये एरोजोल है किसका, फाइन पार्टिकल्स का। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स का एरोजोल ही एटमॉस्फेरिक हेज कहलाता है। और अमोनियम सॉल्ट्स भी इसके कारण बनते हैं। एरोजोल पार्टिकल्स ऑफ ऑक्साइड और अमोनियम सॉल्ट इन रेन ड्रॉप result in wet deposition. SO2 is also absorbed directly on both solid and liquid ground surface and is thus deposited as dry deposition. आई बात समझ में? एसिड रेन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ट्रीज एंड प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, वॉशेज अवे हो जाते हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवे हो जाते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं, जो इनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसिड रेन की वजह से सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के लिए ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब एसिड रेन फॉल्स गिरता है धरती पे, ग्राउंड वाटर में अगर गिरता है, जैसे नदी में, लेक्स में, तो ये प्लांट एंड एनिमल जो एक्वेटिक लाइफ जी रहे हैं पानी के अंदर, उनके इकोसिस्टम को भी ख़राब कर देता है। बाकी यही सब बातें आप लोगों को तो पता ही होगा कि एसिड रेन के कारण क्या क्या नुकसान होता है। अभी तक हम लोग गैसियस एयर पॉल्यूटेंट पढ़ रहे थे, अब हम लोग पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट पढ़ते हैं। और इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी VVVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपको और कहीं से पूछे ना पूछे, यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से सुनते रहिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे पूछने वाला है। हम लोग फटाफट इसके जो लिखा गया NCERT में उसको पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है ये कि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर द मेन मिनट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर। ये या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। दीज आर प्रेजेंट इन व्हीकल एमिशन। ये कब निकलता है बाहर? जब व्हीकल स्टार्ट होते हैं धुआं में, है ना। स्मोक पार्टिकल्स फ्रॉम फायर से जो स्मोक पार्टिकल्स निकलता है, डस्ट पार्टिकल एंड एस राख फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इन सब से जो निकलता है वो पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट इन द एटमॉस्फेयर में भी वायेबल और नॉन वायेबल। द वायेबल पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया जो दिखता है, दिखता नहीं, वायेबल मतलब होता है व्यवहार्य। व्यवहार्य मतलब जिसका इफेक्ट हमें दिखे। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, मोल्ड्स, एल्गी, इन सब चीज़ों का। और मिनट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर डिस्पर्स्ड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर एलर्जिक टू सम ऑफ द फंगी फाउंड इन एयर, दे कैन ऑल्सो काउज प्लांट्स डिजीज। ये सभी क्या करते हैं, प्लांट डिजीज में हिस्सा लेते हैं ना। हमारे बॉडी में भी जैसे जुकाम, कोल्ड, ये सब हो जाता है, तो इन सब में बैक्टीरिया, फंगी का ही यूज़ होता है ना। इन्हीं सब का ये करामात है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नॉन वायेबल पार्टिकल्स पे, जो व्यवहार्य नहीं है। अब ये क्या है, देखिए इसको 3 भाग में डिफाइन किया गया, एक स्मोक, एक डस्ट और एक मिस्ट। स्मोक पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर जलता है तो ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं, बनते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, स्मोक पार्टिकुलेट्स बोला जाता है। जैसे सिगरेट का स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, गार्बेज एंड ड्राई लीव्स, ऑयल स्मोक etc। डस्ट क्या है, डस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फाइन, पूछ देगा स्मोक में क्या क्या होता है, तो आपको सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स का मिक्सचर बताना पड़ेगा। डस्ट क्या होता है, तो डस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स ओवर 1 μm इन डायमीटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रशिंग। डस्ट कब निकलता है, जब क्रश करते हैं किसी चीज़ को, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, एट्रीब्यूट करते, तो नहीं धूल कण सब निकलता रहता है, वही डस्ट कहलाता है। ठीक है, सैंड फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग, जब सैंड ब्लास्ट करता है तो सैंड का वो धुआं जो निकलता है, फाइन पार्टिकल्स छोटे छोटे कणों में जो उड़ता रहता है, वही आपका
डस्ट कहलाता है। सॉ डस्ट फ्रॉम वुड वर्क्स, पल्वेराइज्ड कोल, सीमेंट एंड फ्लाई एश फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये सभी क्या है, डस्ट है। मिस्ट क्या होता है, ये ऐसा पार्टिकल है जो स्प्रे लिक्विड एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन एयर, ठीक है। मिस्ट आर प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होता है, जब पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड, जैसे स्प्रे करते हैं ना तो लिक्विड, एंड बाय कंडेंसेशन, वेपर जब ठंडा हो जाता है, हल्का कंडेंसेशन हो जाता है, तब जाके मिस्ट रिलीज होता है। जैसे एग्जाम्पल में सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट एंड herbicides and insecticides that miss their target and travel through air and form mist, ठीक है। fumes होता है एक फोर्थ, fumes are generally obtained by the condensation of vapor during sublimation, fumes कब निकलते हैं, sublimation के टाइम में, डिस्टिलेशन में, बॉइलिंग एंड सेवरल अदर केमिकल रिएक्शन में, जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेटल्स एंड मेटेलिक ऑक्साइड फ्रॉम फ्यूम पार्टिकल्स, ठीक है। दिस इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल साइज, ये पार्टिकल साइज पे डिपेंडेंट होते हैं। एयर बॉर्न पार्टिकल सच एज डस्ट, जो एयर के कारण हमें बीमारियां, मतलब जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो डस्ट है, फ्यूम्स है, मिस्ट है, ईटीसी, ठीक है। ये सभी डेंजरस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट बिगर देन 5 माइक्रोन्स, ये 5 माइक्रोन से ज़्यादा होता है, और लाइकली टू लॉज इन द नसल पासेज, और हमारे नसल पासेज में ज़्यादा चांसेज है इसके इंजेक्ट होने की। वेयर एज पार्टिकल्स ऑफ अबाउट 10 माइक्रोन इंटर इनटू लंग्स इजीली, और जो 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लंग्स में इजीली इंजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये स्मॉग क्या है, अब इसी का एक पार्ट होता है स्मॉग, यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिए, ये आपको पूछ देगा। स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, क्या होता है, स्मोक और प्लस फॉग, इसी को क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से, स्मॉग प्लस फॉग को क्या बोलते हैं, स्मॉग। अब ये स्मॉग कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक क्लासिकल स्मॉग, मुझे यहाँ पे एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आप एनसीईआरटी को मैं डिस्कस करूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक सेकेंड। तो देखिए, सबसे पहले स्मोक बराबर हमने क्या पढ़ा, स्मोक बराबर हमने क्या पढ़ा, स्मोक जो होता है क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग। अब ये 2 टाइप के होते हैं, क्या, एक तो होता है क्लासिकल स्मोक, यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लासिकल स्मोक, और इसी को क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक बोलते हैं। और एक होता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक, क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोक, और इसको क्या बोलते हैं, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स स्मोक बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉस एंजल्स स्मोक। अब इसके डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर है दोनों में। क्लासिकल स्मोक जो है आपका, ये आपका कूल एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है ना वहाँ पाया जाता है, कूल एंड ह्यूमिड, यानी कि ठंडी जगह पे ये आपका कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। जहाँ पे कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे क्लासिकल स्मोक पाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, स्मोक प्लस फॉग प्लस SO2, ठीक है, SO2। और इसके बाद ये क्या है, रिड्यूसिंग स्मोक है, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग स्मोक है। आई बात समझ में। जब फोटोकेमिकल स्मोक की हम लोग बात करेंगे तो ये आपको वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में पाया जाता है, सनी क्लाइमेट में, ठीक है, यानी कि गर्मी वाली जगह पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये क्या है आपका, ये किसका मिक्सचर है, ये है हाइड्रोकार्बन्स मतलब अनबर्न्ड फ्यूल, जो आधा अधूरा जला हुआ है, ठीक है, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस सनलाइट, ये आपका क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक है। और ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि स्मोक 2 टाइप के, एक क्लासिकल और एक फोटोकेमिकल। क्लासिकल जो है वो कूल एंड ह्यूमिड, और फोटोकेमिकल वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। ये स्मोक प्लस फॉग प्लस SO2 से मिलकर बनता है। ये हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सनलाइट से मिलकर बनता है। ये रिड्यूसिंग स्मोक है और ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है। यही आपके एनसीईआरटी में भी यहाँ पे लिखा गया। अब आप लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर उतना पढ़ने लगूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग में पैन मतलब होता है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख लूँ, पैन, पी, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। पैन मतलब होता है पर ऑक्सी एसीटाइल नाइट्रेट्स, पर ऑक्सी एसीटाइल नाइट्रेट्स। ये पैन जो है ना, पर ऑक्सी एसीटाइल नाइट्रेट, ये बनता है फोटोकेमिकल स्मोग में, जो आँखों में इरिटेशन पैदा करता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो जेई नीट में डायरेक्ट आता है और आपके बीपीएससी टीआरई 4 में भी डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग जब आप पढ़ेंगे, ये इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, इसी में आपको देखिए पर ऑक्सी एसीटाइल नाइट्रेट पैन दिया गया है, जो ये आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स में सहायक होता है, जैसे बोथ ओजोन एंड पैन एक्ट एज पावरफुल आई इरिटेंट। ये ओजोन एंड पैन दोनों के दोनों आई इरिटेंट हैं। ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट द नोज एंड थ्रोट एंड देयर हाई कंसंट्रेशन कॉजेज हेडेक। ये सब आप लोग देख लीजिएगा अपना, आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। बुक है ना सबके पास, तो आप लोग बुक से इसे देख लीजिएगा। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, मुझे तो लगता है कि आज भी मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, पर देखते हैं हम लोग जहाँ तक इसे आज कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन होल, ये भी आपका वीवीआई टॉपिक है, ये भी आपका वीवीआई टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन, यानी कि ओजोन का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। ये ओजोन जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूवी रेज को ये एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को सन से जो निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है। और अब यही खतरे में, यही ओजोन खतरे में है। तो क्यों खतरे में है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है, आप सबको पता है। कल मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि बताइए एरोप्लेन एटमॉस्फेयर के किस लेयर में उड़ता है, तो आप लोगों ने कमेंट्स में अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। आज मुझे बता दें कि स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन उड़ता है या फिर ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है। ओजोन क्या करता है, हमें यूवी रेज से बचाता है, लेकिन हम लोग जो है वो एसी में, फ्रिज में, कूलर में सीएफसी का यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करते हैं। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाता है, यानी एटमॉस्फेयर में जाता है लेयर्स में, तो यूवी रेज क्या करती है, उन्हें ब्रेक कर देती है, ठीक है, और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है, यही आपका ओजोन लेयर को क्या कर देता है, डैमेज करता है। यानी कि जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ये मिक्स हो जाते हैं किससे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैसेस से, और इवेंचुअली रीच द स्ट्रेटोस्फेयर, और अपने आप कहाँ पहुँच जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। और यही स्ट्रेटोस्फेयर में वहाँ पे क्या होता है, ओजोन होता है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में ब्रोकन हो जाते हैं, क्या ब्रेकडाउन हो जाते हैं, किसके द्वारा, यूवी रेडिएशन के द्वारा, और तब क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है रिएक्ट करता है स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन से, और क्या बना लेता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल बना लेता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना लेता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये रिएक्शन दिया गया है। रिएक्शन नहीं पूछता है, ठीक है, पूछ देगा कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल से हो रहा है, ये पूछेगा आपको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये रिएक्शन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्लोरीन रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्लोरीन रेडिकल जो है आर कंटिन्यूसली रीजनरेटेड, बार बार रीजनरेट होते हैं, एंड काउज द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन, और ये ओजोन को ब्रेक डाउन करते हैं। इसीलिए सीएफसी जो है आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट for continuously generating chlorine radical into the stratosphere and damaging the ozone layer। इसीलिए CFC को ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बोला गया है, ओजोन लेयर को जो डैमेज कर रहा है उसको पहुंचाने में, और इसका नाम क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। आपको एक चीज़ पता है कि एक क्लोरीन का रेडिकल जो है वो लाखों ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसी को ओजोन होल कहते हैं, जो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, ठीक है। अब ये बाकी एनसीईआरटी में ओजोन होल के बारे में दिया गया, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन। आपको इफेक्ट पता ही है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन होने से
ज़्यादा यूवी रेज जो हैं वो बिना फिल्टर हुए कहाँ पे आ जा रहे हैं, हमारे ट्रोपोस्फेयर में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे आ जा रहे हैं। यूवी रेडिएशन लेड टू एजिंग ऑफ स्किन, है ना, स्किन प्रॉब्लम, कैटरेक्ट यानी कि जो आँखों में प्रॉब्लम्स होता है, सनबर्न, स्किन कैंसर, किलिंग ऑफ मेनी फाइटोप्लैंक्टन्स, डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी टीसी। इन सब चीज़ों में किसका योगदान हो रहा है? ओजोन लेयर में जो होल हो गया है, डिप्लीशन हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं जो है वह पैदा हो रही हैं। ठीक है, ये जो है evaporation also increase evaporation of surface of water through the stomata of the leaves and decrease the moisture content of the soil। ये क्या हो रहा है ना, यूवी रेज जो आ रही है डायरेक्ट धरती पे, इसकी वजह से ये जो पानी है उसे पूरा सोख ले रही है, तुरंत भाप बना ले रही है, जिसकी वजह से मिट्टी के सॉइल पर भी क्या पड़ रहा है? असर पड़ रहा है। प्लांट जिस सॉइल में है उस पर भी असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास, जहाँ पे मैंने स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन पढ़ा दिया, आपको ग्रीन हाउस गैस पढ़ा दिया, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैंने पढ़ा दिया। अगला जो हमारा क्लास होगा वाटर पॉल्यूशन का होगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग BOD, COD, उसके बाद से यूट्रिफिकेशन, इन सब के बारे में जानेंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इन सबको हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कीजिए और इस बार PGT केमिस्ट्री में नौकरी पाइए। जय हिंद।